जानने चलते हैं कि हमारे देश की जो सबसे बड़ी अदालत है वो किन मामलों में इंटरफेयर करती है, वो कौन कौन से मामलों पर काम करती है, उसके पास कौन से अधिकार हैं, भारत के संविधान ने उसे कौन कौन से अधिकार दिए हैं। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार क्या है, वो किन किन मामलों पर काम करती है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है, लेकिन वह संविधान द्वारा तय की गई सीमा के अंदर ही काम करता है। समझ में, बहुत ताकतवर है आपका सर्वोच्च न्यायालय, लेकिन उसके लिए भी एक सीमा निर्धारित की गई है। और वो किसने निर्धारित की है? भारत के संविधान ने। भारत के संविधान से ज्यादा ताकतवर इस दुनिया में कोई नहीं है भारत में। समझ में आई बात? भारत का संविधान ही इस देश का सर्व है, मतलब सब कुछ वही है, सर्वव्यापी है वो। इस देश के लिए वो सर्वव्यापी है, उससे बड़ा इस देश के लिए कुछ भी नहीं है। इस देश की कानून व्यवस्था को संचालित करने का काम भारत का संविधान करता है। ये बात अच्छे से अपने भेजे में डाल लेना, ठीक है। और भारत का सर्वोच्च न्यायालय उसका संरक्षक, उसका पालनहारक है और उसका फॉलोअर भी है। उसकी सुरक्षा करने का दायित्व भी सर्वोच्च न्यायालय का है और उसके द्वारा बताए गए कानूनों को लागू कराने की भी जिम्मेदारी किसकी है? सर्वोच्च न्यायालय की है। समझ में? तो सर्वोच्च न्यायालय भी कभी भी सुप्रीम कोर्ट के मतलब संविधान के खिलाफ जाकर कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए भी एक पूरा का पूरा सांचा बनाकर रखा है। किसने? आपके संविधान ने। और भारत के संविधान को बनाने वाले लोग सबके सब क्या थे? सबके सब क्या थे? वकील थे। बाबा साहब अम्बेडकर कौन थे? बहुत बड़े वकील थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? बहुत बड़े वकील थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? बहुत बड़े वकील थे। आपको पता ही नहीं है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? बहुत बड़े वकील थे अपने टाइम के वो। मोहनदास करमचंद गांधी कौन थे? बहुत बड़े वकील थे। कहां से पढ़ के आए थे? इंग्लैंड से पढ़ के आए थे उस समय। समझ में आई बात? तो ऐसे वैसे लोगों ने भारत का संविधान नहीं बनाया आज के लंजू पंजुओं की तरह। उस समय के सबसे ब्राइट माइंडों ने भारत के संविधान को गढ़ने का काम किया है उस समय के। समझ में आई बात? सबसे ब्राइट माइंड जो थे भारत के, उन लोगों ने भारत के संविधान को गढ़ने का काम किया है। तो उनकी नियत पर आज के नेता अगर शक करते हैं ना, तो ये चोर हैं एक नंबर के। उन्होंने कभी भी अपने हित को ध्यान में रखते हुए काम नहीं किया। उन्होंने इस देश के हित को ध्यान में रखते हुए सारा का सारा काम किया है। तभी तो आज इस देश को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं, फिर भी वो संविधान इस देश की रूपरेखा को तय करने में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो चलिए जान लेते हैं कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय क्या क्या काम करता है। सर्वोच्च न्यायालय के कार्य और उत्तरदायित्व संविधान में दर्ज है। सर्वोच्च न्यायालय को खास किस्म का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। तो वो खास किस्म के क्षेत्राधिकार क्या है, आइए उनको विस्तार पूर्वक जानते हैं और समझते हैं। तो पहला है मौलिक क्षेत्राधिकार, जिस पर सिर्फ काम करने का अधिकार किसका है? सर्वोच्च न्यायालय का। सर्वोच्च न्यायालय के अलावा इन मामलों पर काम कोई और नहीं कर सकता है। ये वो मामले हैं जिन मामलों को सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय ही देखता है, और वो मैंने आपको बता दिया है पहले। कौन से मामले? राज्य और राज्य के बीच डिस्प्यूट का, और केंद्र और राज्य के बीच का डिस्प्यूट अगर होता है तो इन मामलों की सुनवाई सिर्फ कहां होती है? सर्वोच्च न्यायालय में। सुनना अभी बताएगा। मौलिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ऐसे मुकदमों में पहले निचली अदालतों में सुनवाई जरूरी नहीं। ऊपर के चित्र में आपने देखा कि संघीय संबंधों से जुड़े मुकदमे सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। कभी भी भारत सरकार और किसी राज्य सरकार के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होगा तो वो सीधे सीधे कहां जाएगा केस? सर्वोच्च न्यायालय। मान लीजिए भारत सरकार और पंजाब सरकार के बीच में कोई डिस्प्यूट होगा तो वो मामला उस मामले की सुनवाई कहां होगी? सर्वोच्च न्यायालय में होगी, किसी हाई कोर्ट में नहीं होने वाली। समझ गए? तो ये वो मामले हैं जिनकी डायरेक्ट सुनवाई होती
है। इन पर काम करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के पास ही है। इन मामलों की सुनवाई करने का अधिकार सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के पास है और किसी के पास नहीं है। ये बात अपने इस छोटे से भेजे में अच्छे से डाल लेना, फिर मुझे बताने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार उसे संघीय मामलों से संबंधित सभी विवादों में एक अंपायर या निर्णायक की भूमिका देता है। किसी भी संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच तथा विभिन्न राज्यों में परस्पर कानूनी विवादों का उठना स्वाभाविक है। इन विवादों को हल करने की जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय की है। इसे मौलिक क्षेत्राधिकार इसलिए कहते हैं क्योंकि इन मामलों को केवल सर्वोच्च न्यायालय ही हल कर सकता है, तो इसीलिए इसको मौलिक क्षेत्राधिकार कहा गया है, क्योंकि इन मामलों पर डिसीजन देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के पास है और कोई भी इस प्रकार के मामलों पर कोई निर्णय नहीं दे सकता है, ठीक है। इनकी सुनवाई ना तो उच्च न्यायालय और ना ही अधीनस्थ न्यायालयों में हो सकती है। अपने इस अधिकार का प्रयोग कर सर्वोच्च न्यायालय न केवल विवादों को सुलझाता है बल्कि संविधान में दी गई संघ और राज्य सरकारों की शक्तियों की व्याख्या भी करता है। तो ये जान लीजिए आप कि ये सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ आपके इन मामलों को निपटाने का काम ही नहीं करता, वो संविधान की व्याख्या करने का काम भी करता है और दोनों सरकारों को उनकी सही ताकत बताने का काम भी करता है। कौन? आपका सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। अब आते हैं रिट संबंधी क्षेत्राधिकार। आपको पता है कि आपके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय आपके मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए क्या जारी करता है? रिट। तो उन रिटों को भी जारी करने का अधिकार आपके सर्वोच्च न्यायालय के पास है। तो सुनिएगा, जैसा कि आपने मौलिक अधिकारों वाले अध्याय में पढ़ा है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अपने विशेष आदेश रिट के रूप में दे सकता है। उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है उसके पास विकल्प है कि वह चाहे तो उच्च न्यायालय या सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। इन रिटों के माध्यम से न्यायालय कार्यपालिका को कुछ करने या न करने का आदेश दे सकता है। तो आपके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तत्पर है और आप अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप कहां जाना प्रेफर करते हैं। आप हाई कोर्ट जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखो, सुप्रीम कोर्ट तक आना ही बहुत मुश्किल है, इसीलिए लोग हाई कोर्ट ही ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि वो आपके राज्य में होता है और वहां पर आना जाना आपके लिए आसान होता है। और जो आपके हाई कोर्ट हैं वो आपके राज्य की भाषा में काम करते हैं। आपकी राज्य की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, जो कार्यालयीय भाषा होगी, उसमें काम करते हैं। लेकिन जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में काम करता है और ये मेरे देश के उन लोगों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है जिनके कर से सर्वोच्च न्यायालय चलता है। ये मैं मानता हूँ निजी तौर पर। इसे कृपया करके अदालत की अवमानना ना माना जाए। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि भारत सरकार को और भारत के सर्वोच्च न्यायालय को भारत की भाषाओं में भी काम करना चाहिए, क्योंकि भारत का सिर्फ 10% या उससे भी कम लोग ही अंग्रेजी बोलते होंगे और इस देश में जन सामान्य की भाषाओं में काम ना होना बहुत दुखद है, बहुत ही ज़्यादा दुखद। ये बड़े दुख की बात है कि हमारे देश में आज भी हम अपनी भाषाओं को वो सम्मान नहीं दे रहे हैं जो उनको मिलना चाहिए, जो मिलना चाहिए वास्तविक तौर पर नहीं मिल रहा। मैं इस देश के न्यायाधीशों से ये अपील करूंगा कि वो इस देश की भाषाओं को ज़्यादा महत्व दें, जिससे कि जन सामान्य आपसे ज़्यादा जुड़ सके। समझ में आई बात? आगे सुनिए, अगला कौन सा है? अपीली क्षेत्राधिकार। आपको पता है एट द एंड अगर आप किसी भी अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं किसी भी फैसले के खिलाफ और आप वहां सुनवाई करवा सकते हैं। पर ये बात जान लो, उसने जो डिसीजन दे दिया वो तो आपको मानना ही पड़ेगा। अगर उसने कह दिया कि इस व्यक्ति को इस कुकर्म के लिए मृत्यु दंड मिलेगा
तो मिलेगा, फिर आपके पास कोई मौका नहीं है। एक बार आप राष्ट्रपति को माफीनामा लिख सकते हो, अगर राष्ट्रपति साहब ने भी कह दिया कि मार दो इनको, इनका जीवन इस देश के लिए किसी काम का नहीं है, तो आपके जीवन को आपसे छीन लिया जाएगा। ये बात जान लीजिए आप बखूबी, ठीक है। आगे सुनिए। सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय है। कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय को यह प्रमाण पत्र देना पड़ता है। सुन लो, अंडरलाइन कर लो इस बात को। लेकिन उच्च न्यायालय को यह प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि वह मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने लायक है, अर्थात उसमें संविधान या कानून की व्याख्या करने जैसा कोई गंभीर मामला उलझा है। अगर फौजदारी के मामले में निचली अदालत किसी को फांसी की सजा दे दे तो उसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में की जा सकती है। मौत की सजा पर आप सर्वोच्च न्यायालय आ सकते हो, क्योंकि वहां पर आपके मौलिक अधिकार को आपसे छीना जा रहा है। जीवन के अधिकार, जीवन का अधिकार क्या है आपका? मौलिक अधिकार है, तो इसलिए आप जा सकते हैं। अगर आपको फांसी की सजा सुनाई गई है तो, समझ में आई बात? आपको जिला अदालत से या फिर हाई कोर्ट से, उच्च न्यायालय से आपको मृत्यु दंड दिया गया है, तो आप सर्वोच्च न्यायालय जाकर इस चीज की अपील कर सकते हैं। लेकिन हर मामले में आप मुंह उठाकर सर्वोच्च न्यायालय नहीं आ सकते। सर्वोच्च न्यायालय तभी आप आ सकते हैं जब हाई कोर्ट आपको इस चीज की परमिशन दे, आपको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करे कि आपका मामला सर्वोच्च न्यायालय में जाने लायक है, तभी आप अपील कर सकते हैं। नहीं तो आप मुंह उठाकर कबूतर की तरह सुप्रीम कोर्ट में आकर अपना केस फाइल नहीं कर सकते, अगर वो मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं है। तो मौलिक अधिकार से संबंधित मामले में ही आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और किसी मामले में नहीं। बेफजूल में तो नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे काम हैं, ठीक है। यदि किसी मुकदमे, ये तो पढ़ दिया। अपीली क्षेत्राधिकार का मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय पूरे मुकदमे पर पुनर्विचार करेगा और उसके कानूनी मुद्दों की दोबारा जांच करेगा। यदि न्यायालय को लगता है कि कानून या संविधान का वह अर्थ नहीं है जो निचली अदालतों ने समझा, तो सर्वोच्च न्यायालय उनके निर्णय को बदल सकता है तथा इसके साथ उन प्रावधानों की नई व्याख्या भी दे सकता है। उच्च न्यायालयों को भी अपने नीचे की अदालतों के निर्णय के विरुद्ध अपीली क्षेत्राधिकार है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार, अब आते हैं सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार पर। मैंने आपको बता ही रखा है कि भारत के राष्ट्रपति को कानूनी सलाह मांगने पर सर्वोच्च न्यायालय को उन्हें कानूनी सलाह देनी पड़ती है। कोई बाउंडेशन नहीं है फिर भी, लेकिन देखो, देश का महामहिम, देश का प्रथम व्यक्ति आपसे कुछ पूछ रहा है तो आप नहीं बताओगे ना, तो वही चीज है। तो सलाह का भी अधिकार है, जरूरी बाउंडेशन इनके ऊपर कोई नहीं है कि ये सलाह दे ही, लेकिन भाई प्रोटोकॉल है, आपसे बड़ा पद का व्यक्ति है वो। भाई इस देश में अगर सबसे बड़ा पद किसका है भाई? महामहिम का है ना। महामहिम अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी है, ठीक है, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी है। तो अगर वो मांगती हैं सलाह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, तो वो उन्हें सलाह देंगे ही देंगे, वो उनको सलाह देंगे ही देंगे, पर कोई बाध्यता नहीं है उनके ऊपर कि सलाह दे ही, अगर उन्होंने मांगा तो उनको देना ही पड़ेगा। लेकिन एक प्रोटोकॉल होता है ना, एक पद प्रतिष्ठा भी होती है। अब पापा आपसे बोलेंगे बेटा पानी ला दे, आप ला के नहीं दोगे, आपके मन के ऊपर है ना कि आप दो या ना दो, वो अलग बात है, लेकिन सम्मान तो है ना कि पापा ने मांगा यार देना तो है। वही बात है यहाँ पर भी वही पिता और पुत्र का रिश्ता है। वो देखो, कुछ भी हो, इस देश का महामहिम सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा, उससे बड़ा कोई नहीं है। उसका पद ही इस देश का सर्व प्रमुख पद है, चाहे उसके पास ताकत नील बटा सन्नाटा हो, लेकिन वो सबसे बड़ा पद है तो है, कहने के लिए है तो है, और उसका सम्मान करना इस देश के हर नागरिक का कर्तव्य है। अगर आपने उनके सम्मान में गुस्ताखी की तो आपके जीवन के साथ गुस्ताखी हो जाए
तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। समझ में आई बात? इतनी जान लो आप। आगे सुनो। मौलिक और अपीली क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार भी है। परामर्श मतलब सलाह देने का। इसके अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है, लेकिन ना तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसी किसी विषय पर सलाह देने के लिए बाध्य है और ना ही राष्ट्रपति न्यायालय की सलाह मानने को। दोनों के ऊपर कोई बाध्यता नहीं है कि वो उनको सलाह दे और उनके द्वारा सलाह दी गई बात को माना ही जाए राष्ट्रपति के द्वारा। दोनों के ऊपर कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन भाई सम्मान तो सम्मान है। राष्ट्रपति साहब अगर महोदय मांग रहे हैं तुमसे सलाह, तो ये तुम्हारा कर्तव्य है बाबू कि तुम उनको सलाह दो। समझ में आई बात? और जब आपने मांगी है सलाह उनसे, तो वो कानून के विशेषज्ञ हैं, कानून के एक्सपर्ट हैं, तो आप भी मानोगे ही मानोगे, अपने तरीके से मानोगे लेकिन मानोगे। समझ में आई बात? पहली बात तो ऐसा कोई खास मामला आता ही नहीं। फिर सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श देने की शक्ति की क्या उपयोगिता है? इसकी दो प्रमुख उपयोगिताएं हैं। क्या है जरूरत? अगर नहीं मानना तो देने की क्या जरूरत है? सुनना, क्या जरूरत है? पहली, इससे सरकार को छूट मिल जाती है कि किसी महत्वपूर्ण मामले पर कार्रवाई करने से पहले वह अदालत की कानूनी राय ले ले। बाद में मामला फंसे उससे पहले ही ले लो अदालत की राय। भाई बाद में अगर मामला फंसेगा तो जाएगा कहाँ मामला? अदालत ही तो जाएगा ना। इससे पहले ही पूरे कानूनी पेज पाँच को समझ लो कि इसमें क्या कोई गलती है या नहीं है। कोई भी कानून एट द एंड तभी बनेगा ना जब राष्ट्रपति साहब उस पर गुग्गी कर देंगे। तो राष्ट्रपति साहब को अगर लगता है कि इस कानून में कोई कानूनी पेच है, तो वो उस कानूनी पेच को पहले ही समझ लेते हैं और सरकार को बता देते हैं कि ये कानूनी पेच हटा लो बाबू, नहीं तो आने वाले समय पे ये कानून अदालत में अटक जाएगा। तो वही चीज, वो चीज पहले ही करवा लेती है अदालत। ठीक है, इसके बाद में कानूनी विवाद से बचा जा सकता है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मानकर सरकार अपने प्रस्तावित निर्णय या विधेयक में समुचित संशोधन कर सकती है। तो ये चीज हो जाता है। अगर उसमें कोई कानूनी पेच फंस रहा है तो उसको सुन लेती है सरकार और समय रहते उसमें बदलाव कर देती है, जिससे कि कानून जब संसद में जाए तो उसमें किसी भी प्रकार का समस्या, कानूनी समस्या तो ना खड़ी हो। ठीक है, अब दो अनुच्छेद पढ़ रहा हूं मैं। अनुच्छेद 137 क्या है ये? सुनना बहुत ध्यान से। अनुच्छेद 137 क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्वालोकन करने की शक्ति है। तो ये बात जान लो, आपका सर्वोच्च न्यायालय ना अपने द्वारा दिए गए निर्णय को बदलने की शक्ति रखता है। अगर उसे लगता है कि मेरे द्वारा उस समय दिया गया निर्णय सही नहीं है तो वो बदल सकता है। अगला सुनो, अनुच्छेद 144 क्या कहता है? भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता से कार्य करेंगे। मतलब भारत की जितनी भी न्याय व्यवस्था है वो पूरी की पूरी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधीन काम करती है। ठीक है, पिछले पृष्ठ पर दिए गए अनुच्छेदों को पढ़ें। पढ़ लिया हमने तो भाई। ये अनुच्छेद हमें भारत के न्यायपालिका की एकीकृत प्रकृति और सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को समझने में मदद करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले भारतीय भूभाग के अन्य सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं। मैंने पहले बता दिया कि उसका डिसीजन भारत के हर न्यायालय को मानना ही पड़ेगा। किसका? सर्वोच्च न्यायालय का। सर्वोच्च न्यायालय का हर एक डिसीजन आपको मानना ही मानना है। आप उसकी अवहेलना नहीं कर सकते हैं किसी भी कीमत पर। किसकी अवहेलना? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश की। सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसकी आप अवहेलना किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके द्वारा दिए गए निर्णय संपूर्ण देश में लागू होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने निर्णयों से बाध्य नहीं है और कभी भी उसकी समीक्षा कर सकता है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के मामले भी वे स्वयं ही देखता है। बात सुन लो आप, अगर आपने सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ कुछ बोला तो सर्वोच्च न्यायालय आपको ऐसे मिट्टी की तरह पीस के फेंक देगा, क्योंकि वो अपने मामले उसके खिलाफ बोलने वाले मामले वो खुद देखता है। और अगर उसे लगता है
कि इस व्यक्ति ने उसके सम्मान के खिलाफ जाकर कुछ बोला है, फिर उसकी जो बैंड बजाएगा सर्वोच्च न्यायालय ना, वो कोई कहने वाली बात नहीं है, वो कोई कहने वाली बात नहीं है। समझ में आई बात? सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ कभी गलती से भी मत बोलना, गलती से भी नहीं बोलना है, ठीक है? नहीं तो आपके जीवन की रूपरेखा कैसे बदल जाए कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं है। और मैंने आपको पहले बता दिया, सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों पर बाध्य नहीं है। वो अगर उसे लगता है कि समय के साथ ये निर्णय मेरा गलत है, तो वो बाद में उसे बदल भी सकता है। तो ये है आपके सर्वोच्च न्यायालय की ताकत, इतना ज्यादा ताकतवर है आपका सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है? अब हम अगली क्लास में न्यायिक सक्रियता पढ़ेंगे कि न्यायिक सक्रियता ने इस देश को किस प्रकार से न्याय मुहैया कराया है, आपके अदालतों ने किस प्रकार से लोगों के जीवन को सुधारा है, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूं मैं, और मैं आप सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।